नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज एक हम लोग है जो कि नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी के अंदर। इससे पहले राज्यपाल का जो टॉपिक था वो पूरा हम लोगों ने है जो कि कंप्लीट पढ़ लिया है। अभी आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। और ये टॉपिक अपना जो हम कह सकते हैं 8-9 क्लासेस के अंदर रहेगी। और उसके बाद में तो सेकंड ग्रेड के अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर फर्स्ट पेपर जीके के अंदर जो राजस्थान पॉलिटी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से 6 टॉपिक दिए गए हैं। एक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक शुरू करने जा रहे हैं और जो बच्चे हैं 4-5 वो हम लोग हैं जो किसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद, राज्य के अंदर एक अलग मंत्री परिषद होता है और केंद्र के अंदर एक अलग मंत्री परिषद होता है। अब बात करते हैं कि राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद होता है उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और जो केंद्र के अंदर मंत्री परिषद जो होता है उसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे वरिष्ठ अध्यापक जो प्रथम पेपर है जीके का उसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी के अंदर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे। और केंद्र की मंत्री परिषद का उसमें टॉपिक नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री का टॉपिक है, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मंत्री परिषद से संबंधित जो भी क्वेश्चन हम लोग है जो कि उसमें हल करेंगे, क्योंकि मंत्री परिषद का टॉपिक है जो कि सिलेबस के अंदर है नहीं, केंद्र मंत्री परिषद का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाए और जब समझाया जाता है तो समझने की कोशिश करें। और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप है जो कि मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ। राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं क्या होता है मुख्यमंत्री, क्या होता है मंत्री परिषद, क्या होती है और ये किस प्रकार से इस मंत्री परिषद का हम कह सकते हैं जो प्रधान होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये किस प्रकार से कार्य करता है और इनको कार्य करने के लिए हम कह सकते हैं प्रेरणा कौन देता है, किस प्रकार से संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, इसके अंदर हम इसको अलग अलग पार्ट के अंदर है जो कि बांट करके पढ़ेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री एवं जो राज्य की मंत्री परिषद है इसके अंदर संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार से है जो कि वितरण किया गया है, यानी किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर है जो कि राज्य की मंत्री परिषद वो उसका जो प्रधान मुख्यमंत्री जो होता है उसका उल्लेख किस प्रकार से संविधान के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उसकी शक्तियां हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर कितने मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका विशेष विवरण है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। जहाँ से प्रश्न की दृष्टि से है जो कि जो बन सकते हैं वो भी हम लोग है जो कि चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से पढ़ेंगे हम संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान तो राजस्थान की जो हम कह सकते हैं मंत्री परिषद, राज्य परिषद, मंत्री के बारे में संविधान में कौन कौन से आर्टिकल देखने को मिलते हैं? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 और 164
और 167, 167। और वही केंद्र के अंदर बात करें तो कौन से हो जाएंगे बता दूं। वैसे हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे वहाँ पे 74, 75 और 78। सेम राज्य मंत्री परिषद के अंदर जिसमें हम कह सकते हैं अनुच्छेद 163 के अंदर जो चीज दी गई है, जिस प्रावधान के बारे में बात की गई है, वही सेम है जो कि केंद्र के अंदर लागू होती है। सिर्फ फर्क ये इतना ही है कि इसमें 163 आर्टिकल दिए गए हैं और इसमें आर्टिकल 74 है, केवल आर्टिकल का फर्क है। और हम कह सकते हैं प्रावधान सेम है, चीजें जो भी उसके अंदर लिखी गई है वो सेम रहेगी। तो ये अगर आप लिखते हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीन है संबंधित है, सेंटर से संबंधित है, ठीक है। तो ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये लिखना आपको संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, 167, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करेंगे राज्य की शक्तियां व उसके कार्य। मुख्यमंत्री के कार्य व उसकी शक्तियां हम लोग है जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़े। मुख्यमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां, कार्य व शक्तियां, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में जो विधानसभा का टॉपिक तो हमारा अलग से है, राज्य विधानसभा का जो है वो अलग से दिया गया है। तो बाकी हम इसके अंदर ऐड कुछ नहीं करेंगे कि विधानसभा के बारे में भी आपको कुछ बताऊं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम आगे टॉपिक जो अलग से मिला है हमें, तो उसके अंदर हम डीपली उसके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रश्न पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जो है उसमें संवैधानिक प्रावधान जो किस प्रकार से दिया गया है, कौन कौन से जो आर्टिकल प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसके अंदर कौन से रहेंगे 163, 164 व 167 के अंदर राजस्थान हम कह सकते हैं मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद के बारे में है जो कि उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो एक बात इसमें यह बनती है कि मुख्यमंत्री व राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 163, 164, 167। अब हम बात करते हैं कि इसमें राज्यपाल का नाम क्यों ले रहे, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। और हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री व मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और अपना त्याग पत्र भी किसको देगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल को देगा, ठीक है। तो इसमें ये पहले लिख लो इतना, मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान, एक एक करके पढ़ेंगे। और फिर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां, मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हम पढ़ेंगे कि सबसे राजस्थान का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था और वर्तमान में कौन है, किस प्रकार से उनके जो कार्य रहे हैं और विशेष विवरण, और उन्होंने किस प्रकार से कई सारी जो योजनाएं चलाई हैं। अगर महत्वपूर्ण जो योजनाएं रहेंगी उनके बारे में हम बात भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न भी वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और गत वर्ष के अंदर किस प्रकार से जो एग्जाम हुए हैं अंदर किस प्रकार से वहाँ से प्रश्न जो इस टॉपिक से प्रश्न जो बने हैं उनके बारे में भी हम लोग है जो कि चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको ये आंकलन आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से नेक्स्ट पेपर है जो कि बनने सकता है, ठीक है। तो लिखो, पहले ये लिख लिया आपने, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 163, 64 और 67। वहीं केंद्र के अंदर बात करें तो अनुच्छेद 74, 75 और 78 रहेगा,
ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले लिखना है आपको संवैधानिक प्रावधान। पहले वापस से हेडिंग लगाओ, संवैधानिक प्रावधान। आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है ना? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में संविधान में किस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पे लिख दो आप अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 व 167। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखते हैं, एक लाइन लिखो कि मुख्यमंत्री व राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 163, 64, 67 मुख्यमंत्री व राज्यपाल से संबंधित। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री व राज्यपाल, वैसे राज्यपाल से संबंधित ये नहीं रहेंगे, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित मुख्य रूप से जो हम लोगों ने बात की थी वो कौन से रहे? 153 से 62 तक, 153 से लेकर के 62 तक किसके बारे में उल्लेख देखने को मिलते हैं? राज्यपाल की बात भी यही है। ये राज्य का हम कह सकते हैं परिभाषा इसके अंदर देखने को मिलती है कि राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। तो 52 भी हम कह सकते हैं राज्यपाल का नहीं है, लेकिन 153 से लेकर के 164 तक राज्यपाल के बारे में जो उल्लेख। तो इसमें लिखो मुख्यमंत्री व राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, मुख्यमंत्री व राज्यपाल से आर्टिकल कौन कौन से हैं? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अनुच्छेद 163, 164 याद हो गई ना अब आपको? 167। ठीक है, और अब क्या करते हैं, 163 आर्टिकल को लिखते हैं। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं, और वही अंदर के अंदर है किसमें देखने को मिलेगा? 74 के अंदर। 163 में यह कहता है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये इसकी हेडिंग रहेगी। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं कि 3 क्लॉज है। 163 जो भाग है, सॉरी अनुच्छेद, इसके अंदर 3 क्लॉज है, यानी 3 खंड के अंदर इसमें इसको बांटा गया है। उसमें पहला खंड ये कहता है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है, यानी राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगी। अब उस मंत्री परिषद का प्रधान जो कौन कहलाता है, उस मंत्री का जो मंत्री परिषद है राज्य के अंदर, उसका प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और केंद्र के अंदर होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं जो राज्यपाल जो है वह, उसके पास सब विवेक शक्तियां होती हैं और कुछ सामान्य शक्तियां होती है। ठीक है, स्व विवेक शक्ति यानी अपनी खुद की मनमर्जी से हम कह सकते हैं उसको शक्ति प्रोवाइड करवाई जाती है संविधान के अनुसार, संवैधानिक हम कह सकते हैं प्रावधान कहलाता है। तो राज्यपाल के स्व विवेक संबंधी कार्य जो है उनको छोड़ करके अन्य कार्य जो है वो किसकी सलाह से करेगा? सलाह सहायता से करेगा मंत्री परिषद की। यानी हम कह सकते हैं राज्यपाल जो है उसकी सलाह व सहायता के लिए क्या होगी? राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। एक बार आप समझने की कोशिश करें, जहां भी आपको समझ में न आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पहले मैं आप यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? 163 के बारे में। ठीक है, इसमें हेडिंग लगा दो आप, राज्यपाल की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। लिख दो, हेडिंग लगा दो पहले, उसके बाद में हम समझते हैं। को सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
देख रहे हैं ना, हाँ, मंत्रिपरिषद होगी किसकी सहायता के लिए? राज्यपाल की सहायता के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए राज्य के अंदर काम। अब इसके अंदर दो रूप होता है। देखिए कार्यपालिका का कितने रूप होते हैं? दो रूप देखने को मिलते हैं। अब इसमें वास्तविक जो कार्यपालिका है वो कौन सी है? वास्तविक कार्यपालिका एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका, और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। तो इसके अंदर कौन शामिल होता है? नाम मात्र की, इसमें होता है राज्यपाल। जैसे कि राष्ट्र के अंदर कौन होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर होता है राष्ट्रपति। और वास्तविक हम कह सकते हैं धरातल पे कार्य कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, हम कह सकते हैं केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री करता है। इन दोनों को तुलनात्मक रूप से हम अगर पढ़ेंगे तो पहली बात तो दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, और दूसरी बात आपको समझने में भी काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वास्तविक जो कार्यपालिका है इसके अंदर शामिल होते हैं मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो धरातल में कार्यपालिका के रूप में यानी कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, उसकी मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद की किस प्रकार से संरचना जो बनती है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको बता दूं कि इस प्रकार से संरचना जो रहती है मंत्रिपरिषद की, देखिए उससे पहले पहली जो कड़ी है वो होती है सीएम की, मुख्यमंत्री की। उसके बाद में आते हैं कैबिनेट मंत्री, जो बड़े विभागों का जो वितरण किया जाता है उनको दिया जाता है। तो दूसरे नंबर पे हो गए कैबिनेट मंत्री। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये कहलाता है, क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। इसके बाद में नीचे की जो कड़ी है इससे कैबिनेट मंत्री के बाद में आते हैं राज्य मंत्री। कौन आते हैं? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के बाद में नीचे की जो कड़ी है इसमें आते हैं उप मंत्री। कौन आते हैं? उप मंत्री। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो होते हैं वो अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन कार्य करते हैं? कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। और एक होते हैं स्वतंत्र, वो जो अपना स्वविवेक शक्ति हम कह सकते हैं कि तरह से अपना जो स्वतंत्र कार्य करते हैं। बाकी किसके का आधे जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। और वैसे उप मंत्री जो है वो राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उप मंत्री किसके अधीन कार्य करते हैं? राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो ये जो पूरी संरचना है जिसमें उप मंत्री है, राज्य मंत्री है और मुख्यमंत्री भी है और कैबिनेट मंत्री, ये सारी जो संरचना है ये कहलाती है मंत्रिपरिषद। क्या कहलाती है दोस्तों? मंत्रिपरिषद कहलाती है। और इसके नीचे एक कड़ी अलग से बनानी है जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, वो होते हैं शासन सचिव। कौन होते हैं? शासन सचिव। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आपको लिखना है। पहले संवैधानिक प्रावधान लगाओ। संवैधानिक प्रावधान लगा दिया। ये संरचना समझ में आ गई आपको। नीचे संसदीय सचिव होता है। अच्छा, मैंने शासन सचिव बोल दिया था ना, सॉरी। उसमें है जो कि क्या होता है, नीचे संसदीय सचिव होते हैं। के अंदर जो सचिव होते हैं जो कार्य करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और राज्य के अंदर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जिसके पास में कम से कम राज्य या केंद्र के अंदर लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास हो, आईएएस के पास में, वही मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसके रूप में? मुख्य सचिव, जो कि राज्य का प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है या फिर प्रशासनिक प्रमुख हम कह सकते हैं। और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब इसके बारे में बात 163 कहते हैं। इसकी जो हेडिंग है मूल रूप से, क्योंकि कई बार डायरेक्ट हेडिंग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसके अंदर जो क्लोज 3 क्लोज दिए गए हैं, तो पहला क्लोज की हम बात करते हैं, यानी 163 का फर्स्ट क्लोज। ये क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, और राज्यपाल जो है अपने स्वविवेक शक्ति को छोड़ करके बाकी जो कार्य करेंगे उनके लिए मंत्री परिषद व अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, मंत्री परिषद के अंदर अन्य मंत्री सब आ जाते हैं ना, तो मंत्री परिषद की सलाह व सहायता से है जो कि कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं आर्टिकल 163 भाग 1 के अंदर राज्यपाल को, समझ में आ गया ना सारा आपको, राज्यपाल को सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। फिर लिखो आप, राज्यपाल, नीचे की लाइन में लिख दो, कोई यहीं से लिख दो आगे, राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति के अलावा, या ऐसे लिखो, राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति को छोड़ करके, क्योंकि राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति से कोई कार्य अगर करेगा तो मंत्री परिषद की सलाह व सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति को छोड़ करके अन्य कार्यों के लिए छोड़कर अन्य कार्य मंत्री परिषद की सलाह व सहायता से का, अन्य कार्य मंत्री परिषद की व सहायता से करेगा। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 163 का पहला, यानी पहला खंड है, उसके अंदर 3 खंड जो दिए गए हैं। पहला खंड क्या कहता है कि राज्यपाल की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति को छोड़ करके अन्य कार्य अगर करेगा तो मंत्री परिषद की सलाह व जो सहायता की उसको है जो कि जरूरत पड़ेगी नहीं, उससे सलाह लेनी ही पड़ेगी, हम कह सकते हैं। ठीक है, और उनकी सहायता से ही कार्य करेगा। ठीक है, तो ये लिखो। उसके बाद में हम क्लोज 2 लिखते हैं। क्लोज 2 के अंदर ये बात की गई है कि राज्यपाल के जो स्वविवेक संबंधी कार्यों का जो निर्धारण है वो राज्यपाल स्वयं करेगा। राज्यपाल के पास में स्वविवेक शक्ति जो अपने खुद से करता है, उसका निर्धारण खुद करता है कि किस प्रकार से मुझे कोई कार्य करना है, तो उसको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि हम कह सकते हैं कई सारे ऐसे जो प्रावधान है जिसमें अगर कोई कार्य करता है चाहे राज्यपाल हो, तो उसके अंदर ऐसे आर्टिकल के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसको राज्यपाल के अंदर चुनौती दे सकते हैं। यानी अगर ऐसा राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, तो उसको है जो कि न्यायालय के अंदर जाकर के उसकी याचिका रीट लगा सकते हैं कि ऐसा इन्होंने किया है। लेकिन इसमें स्पष्टली ये कहा गया है कि राज्यपाल अपनी जो स्वविवेक संबंधी जो शक्तियां हैं उसका निर्धारण करेगा स्वयं।
राज्यपाल स्वयं तय करेगा कि क्या हमें कार्य करना है, और उसके बारे में कोई जाकर के है जो कि राज्य हम कह सकते हैं जो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर है जो कि चुनौती नहीं दे सकता, उसके बारे में कोई बात है जो कि वहां पे नहीं रख सकता। ये राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्ति के बारे में क्लोज 2 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 163 का जो सेकंड क्लोज है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में क्लोज 2 के अंदर ये बात की गई है कि मंत्री परिषद जो होती है वह किसी विषय पर मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद किसी विषय पर राज्यपाल को क्या सलाह देती है। अगर कोई विषय है उस पे मंत्री परिषद राज्यपाल को किस प्रकार से सलाह देती है, क्या देती है, कोई गाली निकालती है, क्या करती है, तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि ये मंत्री परिषद गोपनीयता होती है। शपथ जब ली जाती है तो मंत्री परिषद किसकी भी लेते हैं? गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। ये गोपनीय मतलब छुपा के रखी जाती है कि मंत्री परिषद जो है राज्यपाल को किस प्रकार से है जो कि सलाह देते हैं, किस प्रकार से सहायता देते हैं, इसकी भी है जो कि चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ये कौन कहता है? आर्टिकल 3 कहता है। इसके बाद में हम लोग है जो कि आर्टिकल 164 पढ़ते हैं। पहले ये लिखो भाग 1, इसके बाद में हम लोग है जो कि 2 और 3 के बारे में और बात कर लेते हैं अच्छे से। चलें आगे। लिखो ऐसे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 163 2 लिखोगे, नहीं तो डायरेक्ट आप कोष्टक में 2 भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये पॉइंट है, ये क्लोज है, यहाँ से भी पूछ सकते हैं। क्लोज का मतलब खंड है, उसके अंदर अलग अलग और पार्ट जो बांटे गए हैं, यानी हर आर्टिकल के अंदर क्लोज दिए गए हैं तो वो खंड बांटे गए, उसके पार्ट, उसके भाग जो बांटे गए, भाग भी कह सकते हैं कि 163 का भाग 2। वैसे संविधान का भाग नहीं है ये, क्लोज कहते हैं इसको ना, खंड। तो 163 2 के अंदर क्या है कि राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी जो शक्ति का कार्य का निर्धारण स्वयं करेगा राज्यपाल, है ना। इसमें लिखो राज्यपाल, हेडिंग नहीं, ये पूरी लाइन ही है इसमें पूरी, है ना, हेडिंग। राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? कार्यों का निर्धारण स्वयं करेगा, मतलब राज्यपाल स्वयं करेगा। राज्यपाल स्वयं करेगा, यानी जो स्वविवेक शक्ति है इसमें मंत्री परिषद की सलाह व सहायता की आवश्यकता नहीं रहती है, स्वयं करेगा। इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर लिखो आर्टिकल 163 3। इसमें लिखो कि मंत्री परिषद राज्यपाल को, मंत्री परिषद किसी विषय पर राज्यपाल को क्या सलाह देती है, इसका न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद गोपनीयता, मंत्री परिषद की गोपनीयता होती है। इसमें लिखो मंत्री परिषद किसी विषय पर, कोई भी विषय हो सकता है, किसी विषय पर राज्यपाल को क्या सलाह देती है, राज्यपाल को
क्या सलाह देती है? इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की गोपनीयता है। मंत्रिपरिषद की, कोष्टक में लिख दो मंत्रिपरिषद की गोपनीयता। देखो प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल को क्या सलाह देती है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं दी जा सकती? तो इसमें क्या रहेगा आपका ऑप्शन राइट, मंत्रिपरिषद की गोपनीयता के कारण। ठीक है, तो आर्टिकल 163 कंप्लीट। 164 के अंदर हम पढ़ते हैं क्या होता है। इसके अंदर जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में अन्य उपबंध दिया गया है। किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में अन्य उपबंध दिया गया। और ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में अन्य उपबंध जो हम कह सकते हैं, सॉरी मुख्यमंत्री के मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ऐसे ही हम कह सकते हैं 75 के अंदर, आर्टिकल के अंदर केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनके बारे में अन्य उपबंध है, जो कि इसमें 75 के अंदर दिए गए हैं। लिख लो यहाँ तक। फिर 164 के अंदर आप हेडिंग लिखो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 164। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब इसमें बात करते हैं मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध हैं। आर्टिकल 164 ये कहता है, इसका क्लोज फर्स्ट कहता है, इसका पहला जो भाग है, इसका पहला जो खंड है वो एक कहता है कि मुख्यमंत्री जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और अन्य जो मंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन किसकी सहायता से करेगा? सॉरी, किसकी सिफारिश पे करेगा? मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करेगा। समझ में आ गया? यानी पहले क्या करेगा? राज्यपाल एक बना देगा मुख्यमंत्री, राज्य के अंदर पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, वह इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और उसको शपथ दिला देता है। कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री जो होता है वो शपथ के समक्ष लेता है, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। फिर हम बात कर सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो अन्य मंत्री जो होते हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, इन मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी हम कह सकते हैं राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करेगा कि किस किस को मंत्री बनाना है। ठीक है, और ये कौन कहता है? अनुच्छेद 164 का भाग 1 कहता है। इसके अंदर और भी प्रावधान है अनुच्छेद 164 के भाग 1 के अंदर कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते, लेकिन कार्यकाल की बात करें, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सामान्यतः बात करें तो 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री का। लेकिन ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड करता है विधानसभा के अस्तित्व पर। किस पर निर्भर करता है? विधानसभा के अस्तित्व पे। क्योंकि हो सकता है कभी मुख्यमंत्री शपथ दे दे और न करे भगवान कुछ और, हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, है ना, ऐसा कुछ भी। तो क्या होता है कि अगर मुख्यमंत्री को कुछ भी हो जाए या फिर मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है तो मंत्री विधानसभा जो है वो उसका विघटन हो जाता है, उसका विघटन कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है?
राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है और हम कह सकते हैं भंग हो जाती है, हम कह सकते हैं विधानसभा भंग हो जाती है उसके बाद में। तो उनका जो कार्यकाल है वो कम भी हो सकता है, निश्चित इसका कार्यकाल नहीं रखा गया है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और सामान्यतः बात करें तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है विधानसभा के अस्तित्व पर, क्योंकि विधानसभा कब तक चलती है, पहले भी है जो कि इसका कार्यकाल खत्म हो सकता है 5 साल से पहले भी, तो इसलिए इसका निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, एक बार अगर मानो कि विधानसभा 2 वर्ष के अंदर या 3 वर्ष के अंदर विघटन उसका कर दिया गया, तो फिर क्या करते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने वापस अपनी सरकार बना ली विधानसभा के अंदर हम कह सकते हैं, तो क्या होता है कि जो मंत्री थे उनको भी दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री को शपथ लेनी पड़ेगी, अन्य जो मंत्री हैं उनको भी दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भाई पहले हम लोगों ने शपथ ली है उसी से काम चला लो, ऐसे नहीं, एक दोबारा से हम कह सकते हैं एक मंत्रिमंडल बनेगा। समझ पा रहे? ठीक है, फिर बात करते हैं कि पद से हटाना। मुख्यमंत्री को पद से कौन हटा सकता है? कोई हटा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है राज्यपाल, लेकिन वह अपने स्वविवेक शक्ति से नहीं हटा सकता, यानी अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकता कि जब चाहे वह हटा सकता है, ऐसा नहीं हटा सकता। उसके अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम कह सकते हैं त्याग पत्र जो है, मुख्यमंत्री त्याग पत्र अपना किसको देगा, यानी किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। मुख्यमंत्री त्याग पत्र से हम कह सकते हैं क्या हो सकता है, अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप दिया, अपने पद को छोड़ रहा है सीएम, तो क्या होता है कि मंत्री परिषद पूरी जो है वो भंग हो जाती है। ठीक है, देखिए इसमें 2 बात मैं बता रहा था आपको कि एक तो विधानसभा का विघटन होना, तो उससे क्या होता है कि विधानसभा भंग हो जाती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे रहा है तो मंत्री परिषद भंग होती है। ठीक है, मंत्री परिषद भंग होती है, सारे मंत्रीगण जो है वो हम कह सकते हैं अपने पद से हट जाते हैं, यानी जिनको विभाग जो वितरण किया गया था वो मंत्री नहीं रहते हैं, फिर दोबारा से मंत्री बनाया जाता है वहाँ पे ना। तो ये इसके अंदर है जो कि अनुच्छेद 164 का भाग 1 कहता है। फिर इसके अंदर एक अनुच्छेद 164 का भाग 1 के अंदर एक उपखंड और है, खंड 1 के अंदर एक उपखंड है कै, वो क्या निश्चित कह सकते हैं किसके बारे में उल्लेख करता है, वो मंत्री परिषद का आकार बताता है। किसके बारे में उसमें दर्शाया गया है, मंत्री परिषद का किस प्रकार से आकार होना चाहिए, मंत्री परिषद के अंदर अधिकतम कितने सदस्य जो होने चाहिए, न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, यानी किसी राज्य की जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम जो सदस्य हैं, राज्य जो विधानसभा है उसके अंदर जो सदस्य हैं उसमें उसका 15% होना चाहिए, किसके सहित? सीएम के सहित। अब कैसे होगा, यानी मानो कि राजस्थान के अंदर जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या या फिर हम कह सकते हैं सीटों की जो संख्या है वो 200 है, उसका 15% मुख्यमंत्री के सहित 15% मंत्री परिषद में शामिल होगा, मंत्री परिषद के अंदर। अब मंत्री परिषद में आपको पता है जिसमें एक तो मुख्यमंत्री हो जाएगा और कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे और राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनके अंदर उस विधानसभा के जो कुल सदस्य जो सीट है, कुल सदस्य की संख्या है उसमें से 15% होना चाहिए। अगर मानो कि ये तो 200 सीट थी तो कितनी हो जाएंगे, 200 के 15% 30 हो जाएंगे ना, तो 30 सीट हो जाएंगी, तो ये कितने हो गए, लेकिन 30 सीट मंत्री बनेंगे सीएम सहित, इसमें से 29 हैं जो कि अन्य मंत्री होंगे 29 और एक मानो सीएम होगा। देखिए इसमें उप मुख्यमंत्री है, इसका संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, ये सारी एक परंपराएं हैं। ठीक है, तो हम बात करें इसके अंदर, अगर मानो कि किसी विधानसभा के अंदर 80 सीट है, कुल सीट का 80 सीट का 15% कितना होगा, तो इसमें कहा गया है कि न्यूनतम जो संख्या है, अगर 200 है तो मानो कि 30 हो गई, अगर बहुत कम संख्या है यानी न्यूनतम है तो 12 से नीचे नहीं सकता, नीचे नहीं रख सकते, यानी मानो कि 80 सीट है तो 15% 12 हो गई तो ठीक है चलेगा, लेकिन मानो कि 75-70 है तो 12 से कम हो रही है,
मानो कि कितनी है, 60 है, तो कितनी हो जाएंगी, 6 3 9 9। तो ये इसमें 15% का प्रावधान नहीं है। मानो कि किसी की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या, विधानसभा की अधिकतम जो सीटों की संख्या अगर 60 है, 70 है, 80 से कम हो गई मानो, तो उसका जो 15% है वो 12 से कम हो रहा है, तो उसमें 12 रखनी पड़ेगी। अब चाहे वो उसका 20% हो सकता है, तो कितनी रखनी पड़ेगी, अगर सीटें कम है जिसमें उसका 15% अगर 12 नहीं हो रहा है तो 12 आपको रखनी पड़ेगी। 12 से अगर कम हो रहा है, जैसे कि 60 जो सीट है तो उसका 15% कितना होता है, 9, तो आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 12 सीट वहाँ पे आपको न्यूनतम जो हम कह सकते हैं सीएम के सहित मंत्री परिषद में जो सदस्य होंगे। ठीक है, ये होता है मंत्री परिषद का आकार। लेकिन इसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 75 1 का भाग क, जो कि दोनों में लागू होता है, राज्य की मंत्री परिषद के अंदर भी और हम कह सकते हैं राज्य के अंदर भी और केंद्र के अंदर, दोनों के अंदर ये आर्टिकल काम करता है। इस प्रावधान को किस संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया, 2003 में 91वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ये कि राज्य और केंद्र के अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 75 का खंड 1 का उपखंड क। ठीक है, 75 1 का क भाग जोड़ा गया। उसमें ये प्रावधान रखा गया कि यदि किसी राज्य के अंदर अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 से कम है, अगर 40 से कम है तो मंत्रियों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 10 होगी। किसके सहित, मुख्यमंत्री के सहित। मुख्यमंत्री भी क्या होता है, एक मंत्री होता है, उसके अंदर भी उसके पास भी कोई ना कोई एक विभाग होता है। वो क्या है कि मंत्री जो आपके हम कह सकते हैं मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है। ठीक है, इसलिए उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, मुख्य, उन मंत्रियों का मुख्य प्रधान। बाकी उसके पास भी कोई ना कोई एक विभाग है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, तो उनके पास कोई ना कोई विभाग होता है, वो भी मंत्री कहलाता है एक तरह से। तो 2003 के अंदर 91वां संविधान संशोधन लाया गया, उसके अंदर एक प्रावधान रखा गया, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक आर्टिकल रखा गया, 75 1 क रखा गया, उसको मतलब जोड़ा किया, ऐड किया गया। उसमें यह कहा कि राज्य में अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 से कम है, और ऐसा ही केंद्र के अंदर किया गया। ठीक है, तो अगर 40 से कम है तो 40 से कम है तो आपको पता हो गया कि 15% कितना होता है 40 का, 15% कितना हो गया, 4 2 6, तो इसमें आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 10। इसमें 40 में से 10 मंत्री बनेंगे, जिसमें से 1 सीएम होगा और 9 अन्य मंत्री होंगे। ठीक, बाकी समझ में आ गए यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इन सबको लिखते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने, कोई डाउट है? अगर समझ तो दोबारा पूछ सकते हो, दोबारा बता दूंगा। बाकी कुछ नहीं, आज तो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, पढ़ते रहेंगे, बार बार सबके बारे में डिस्कस चलता रहेगा। ये लिख लो यहाँ तक, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। में संविधान संशोधन के अंदर और भी एक तो क जोड़ा गया था, 164 का क्लोज फर्स्ट के अंदर एक तो क जोड़ा गया, एक ख जोड़ा गया। ख के अंदर ये कहा गया कि यदि किसी राजनीतिक दल का मतलब इसमें ये हम कह सकते हैं कि कोई सदस्य जो है वो अगर कोई निर्दलीय विधायक है, कोई निर्दलीय अगर एमएलए है, उसको मंत्री बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। कोई निर्दलीय अगर विधायक है, उसको निर्दलीय क्या है कि मंत्री बना दिया, निर्दलीय विधायक है, उसको मंत्री का पद दे सकते हैं। तो मंत्री का पद अगर उसको मिल गया तो वो क्या करता है, फिर मंत्री के पद देने के बाद में उसको लगता है कि मैं कोई ना कोई पार्टी, कोई दल ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर वह बीजेपी ज्वाइन करे चाहे कांग्रेस ज्वाइन करे,
अगर वह बीजेपी ज्वाइन करे या फिर कांग्रेस ज्वाइन करे, कोई न कोई दल को वो क्या करता है, बदलता है। यानी कोई न कोई पार्टी के अंदर वो शामिल होना चाहता है कि मैं मंत्री बन गया, अब कोई न कोई पार्टी के अंदर शामिल हो जाओ। तो 164 का फर्स्ट क्लोज है, ये कहता है कि अगर कोई राजनीतिक दल का सदस्य यानी एमएलए जो हम कह सकते हैं, वो दल बदलता है, तो दल बदल के आधार पे उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो संविधान क्या कहता है, इसे दल बदल, इसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल बदल कहलाता है। तो उसे अयोग्य घोषित कर देते हैं, मंत्री पद से अयोग्य घोषित कर देते हैं, और हम कह सकते हैं उसको उसी तारीख से मंत्री का परिषद जो पद है वो उससे है जो कि रिक्त, वहां से रिक्त माना जाता है। यानी तो उसी तारीख से क्या होता है कि मंत्री पद से जो कि है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसने है जो कि दल बदल कर लिया। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, 164 फर्स्ट क्लोज का भाग ख। ठीक है, तो लिख लो यहाँ तक। फिर 164 मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में जो हुआ था, और एक 52वां संविधान संशोधन 1985 और एक 91वां संविधान संशोधन 2003, इनका संबंध किससे है, दल बदल अधिनियम से है, 10वें अनुसूची से इनका संबंध माना गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लोज फर्स्ट जो है वो ये काफी बड़ा है, इसमें लिखते हैं अनुच्छेद 164 का भाग 1 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह सिफारिश से की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। अन्य मंत्रियों की राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाएगी। सिफारिश पर की जाती है। सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, लिख लो आप। एक ही चीज अगर लिख लिया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इस कि मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं। यानी इनकी नियुक्ति करने वाला कौन हो गया, मूल रूप से राज्यपाल हो गया। तो ये किसके प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राज्यपाल। यानी राज्यपाल इन्हें हटा सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को हटा सकता है, क्या पद से हटा सकता है, लेकिन स्वविवेक शक्ति से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता है। लिए कुछ प्रावधान है इनको हटाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री तो किसको होंगे, राज्यपाल। ठीक है, अब लिखो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री मुख्यमंत्री
अन्य मंत्री। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जब तक राज्यपाल का प्रसाद बना रहे उन पे के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है। और फिर लिखो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, जो कि विधानसभा के किस पे निर्भर करता है? विधानसभा का जो अस्तित्व जैसे होता है उस पर निर्भर करता है। लिखो कार्यकाल, सीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः बात करें तो कितना होगा? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष सामान्यतः कितना हो गया? 5 वर्ष, जो विधानसभा के अस्तित्व पर निर्भर करता है। विधानसभा के अस्तित्व पर करता है। मानो कि कोई सीएम बना है और कोई सीएम बना, तो मानो कि जो 200 सीट है विधानसभा की, उसके अंदर इसके पास 101 आई और इसके पास में आई 99, तो इसका बहुमत सिद्ध हो गया। यहाँ पे इस पार्टी ने सीएम बना लिया, ठीक है। और ऐसे चेंज हो गया कि इनमें से कोई 2-3 विधायकों ने, किसी 2-3 एमएलए ने, हम कह सकते हैं, हम नहीं कहेंगे, त्याग पत्र दे दिया। विधायक सदस्य से, विधानसभा के सदस्य से त्याग पत्र दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? सीटें कम पड़ जाती है। फिर क्या होता है? ये यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी इनको कहते हैं कि बहुमत सिद्ध करो। क्या अपनी सीटें गिनाओ कि क्या आप हमारे से बहुमत है आपके पास में? नहीं है तो आप कुर्सी से नीचे आ जाओ, हमारा सीएम यहाँ पे बैठेगा। तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं कि इनका जो अस्तित्व, यानी विधानसभा के अस्तित्व पे है, जो कि निर्भर करता है कि इसका कार्यकाल 5 साल ये पूरा कर पाता है या फिर नहीं भी। सामान्यतः 10 वर्ष का होता है, बाकी निश्चित कहीं नहीं है। संविधान के अंदर इसका उल्लेख हम कह सकते हैं मूल रूप से कहीं देखने को नहीं मिलता है कि सीएम का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये लिखो उसमें, कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का, और जो कि किस पर निर्भर करता है? विधानसभा के अस्तित्व पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर लिखो पद से हटाना। कैसे हटा सकते हैं? कौन हटा सकते हैं? राज्यपाल के द्वारा और स्वविवेक शक्ति से नहीं। स्वविवेक शक्ति से नहीं हटा सकता। लिखो आगे बढ़े। इसी के अंदर लिखना है आर्टिकल 164 का क्लॉज, पद से हटाना। पद से हटाना किसको, किसकी बात कर रहे हैं? सीएम। क्योंकि सीएम के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं। राज्यपाल द्वारा, ऐसे लिखो, राज्यपाल द्वारा नहीं हटा सकता।
स्वविवेक। ठीक है, तो पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन वह स्वविवेक से नहीं। ठीक है, और इसके बाद में हम लिखते हैं त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र करके लिखो कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, और मुख्यमंत्री जो है त्याग पत्र देने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और सारे मंत्रीगण को ऑटोमेटिक हट जाते हैं, सारे हटा दिया जाता है ना। त्याग पत्र लिखो। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। और मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? इसी में लिखो, मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने से, सीधा लिख दो, त्याग पत्र देने से, त्याग पत्र देने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और सारे मंत्रीगण या सभी मंत्रीगण, सभी मंत्रीगणों को, सभी मंत्रीगण को हटा दिया जाता है। मानो कि अशोक गहलोत जी ने उस टाइम, या फिर अभी मानो कि भजन लाल जी ने सीएम पद से दिया त्याग पत्र, ठीक है, भजन लाल जी ने, और दूसरे दिन वहाँ पे हम कह सकते हैं बेरवा जी या फिर दिया कुमारी जी वहाँ पे है जो कि सीएम बनना चाहे, तो बाकी मंत्री कहेंगे कि भाई हमें दूसरी शपथ क्यों दिलानी, हम तो मंत्री रहते बने और सीएम दूसरा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पार्टी का हम कह सकते हैं दल का बहुमत है, यानी बहुमत सिद्ध तो हो रहा है। सीएम अगर भजन लाल जी ने त्याग पत्र दिया है तो सीएम इसमें से कोई और बना दो और हमें मंत्री बने रहने दो। ऐसा नहीं है, अगर लाल गाड़ी उसी दिन है तो उसी दिन उनकी जब्त कर ली जाती है और उनको उससे नीचे उतार के बस में रवाना कर दिया जाता है। नहीं, मंत्री वाली गाड़ी से, खुद की पर्सनल हो सकती है लेकिन मंत्री वाली गाड़ी उसी टाइम है जो कि उनकी क्या हो जाती है, हट जाती है। कहने का मतलब अगर सीएम ने त्याग पत्र दिया तो उसी टाइम पूरी मंत्रिपरिषद हम कह सकते हैं भंग हो जाती है और उन सभी का जो डिपार्टमेंट है वो एक तरह से उनका संचालन का जो कार्य है वो उनको उनसे छीन लिया जाता है। ठीक है, कोई चाहे वो कानून मंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो, वो सारे हट जाते हैं। फिर दोबारा से अगर सीएम बनता है उनका तो दोबारा से क्या होता है, दोबारा से सीएम की शपथ ली जाती है और मंत्री भी दोबारा से शपथ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक? और अब क्या करना है आपको, अनुच्छेद 164 का क और ख और लिखते, अनुच्छेद 164 का क और एक ख, अनुच्छेद 164 एक का क, इसमें क्या लिखा गया है? मेन तो हेडिंग इसमें अच्छे से लिखनी है आपको, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार। डायरेक्ट प्रश्न आपका इस प्रकार से बन सकता है कि अनुच्छेद नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार, राज्य मंत्रिपरिषद का आकार का उल्लेख देखने को मिलता है। का उल्लेख ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 164 एक क, अनुच्छेद 164 एक, अनुच्छेद 164 दो, अनुच्छेद 164 ख। तो क्या राइट हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 164 क। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपके प्रश्न जो आर्टिकल से बन सकते हैं।
अब इसमें क्या बात की गई है कि यदि कोई राज्य की मंत्रिपरिषद में अगर अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा का 15% होगी, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो संख्या है कितनी होगी, विधानसभा का 15%। इसी में लिखो डैश करके, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, विधानसभा का 15%, विधानसभा का 15%। कितना होगा, विधानसभा का मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित। देखो इसमें आपका ये भी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या, फिर लिख दे वहां पे विधानसभा का, मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा का। ऑप्शन मिल सकता है आपको, पहला 15%, 20%, 10% और 15% हो गया, और 16% और 15%, कोष्टक मुख्यमंत्री सहित 15% मुख्यमंत्री रहित। तो क्या हो जाएगा, 15% मुख्यमंत्री सहित होगा आपका राइट। ये इसका बहुत महत्व रहता है, मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित यानी मुख्यमंत्री 15% के अंदर शामिल है। किस में शामिल है, 15% में। और न्यूनतम संख्या लिखो 12 सदस्य, न्यूनतम संख्या 12 सदस्य। न्यूनतम सदस्य 12 संख्या। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 12 तो होनी चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या अगर 40 से कम है तो वहां पे 10 रखी जाएगी। क्या होगा, वहां पे 10 रखी जाएगी। इसी में लिख लो आप, यदि किसी विधानसभा में सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 40 से कम है, 40 से कम सीट है किसी विधानसभा में, तो मंत्रियों की संख्या, या फिर सीधा कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर है, जो कि जोड़ा गया और जो कि केंद्र में भी लागू होता है, राज्य में भी लागू होता है। आर्टिकल कौन सा है, 75 का फर्स्ट क्लोज कै में ये इसमें ऐड किया गया। लिख दें आगे, चलो इसे में लिखना है। वैसे ये वीडियो आपके लिए है जो कि पब्लिक रहेगा, किसी भी टाइम देख सकते हो आप इसको, और आगे पीछे करके यानी स्किप करके भी देख सकते हो, दोबारा से बैक के देख सकते हो। इसमें कोई बाधा आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें लिखो, यदि किसी विधानसभा, यदि विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 40 है, सदस्यों की संख्या, या फिर इसमें कह सकते हैं कि किसी विधानसभा में हम कह सकते हैं, सॉरी किसी विधानसभा, विधानसभा तो देखो राज्य के अंदर होती है ना, तो किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर 40 से कम है तो क्या होगा, मंत्रियों की संख्या 10 होगी। तो ऐसे लिख लो, विधानसभा में विधानसभा सदस्यों
सदस्यों की संख्या कम है या फिर इस कोई दिक्कत नहीं किसी राज्य में, अब राज्य होगा तभी तो विधानसभा होगी, राज्य में जो विधान परिषद भी तो हो सकता है। यदि सदस्यों की संख्या, विधानसभा की संख्या 40 से कम है, 40 से कम है, तो मंत्रियों की संख्या, तो उस विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 10 निर्धारित है, 10 होगी। ठीक है, ये प्रावधान इसी में लिख दो, ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ये प्रावधान इसमें लिखो, यहां लिख दो 75 का एक अनुच्छेद 75 का एक क के अंदर ये बात की गई है। अब लिखो कि ये अनुच्छेद 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कोष्टक में लिख दो, राज्य, केंद्र व राज्य दोनों के लिए, केंद्र व राज्य दोनों के लिए समझ में आ गया ना? यदि किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 से कम होती है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 से कम होती है, तो मंत्रियों की संख्या वहां पे होगी 10 मंत्री वहां पे बढ़ाए जाएंगे। और ये बात कहता है अनुच्छेद 75 का भाग 1 का क उपखंड क कहता है। क थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा था। अनुच्छेद 91 के संविधान संशोधन 2003 के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, और ख क्या बात करता है? ख ये कहता है राजनीतिक दल बदल की बात जो अभी हम लोगों ने बात की है, इसमें लिखो अनुच्छेद 164 का ख, 1 का ख, अनुच्छेद 164 1 ख। ये क्या कहते हैं? यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए तो उसी तारीख से मंत्री पद हेतु वह अयोग्य हो जाता है। ये प्रावधान भी 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसी के साथ में क और ख 2 आर्टिकल इसमें ऐड किए गए। देखो इसमें, यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य किसी कोई अन्य राजनीतिक दल का, मानो किसी राजनीतिक दल का सदस्य दल बदल करे, यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए, दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए तो उसी तारीख से या उसी दिन से, उसी तारीख से क्या होता है, उसका
पद भी, जो मंत्री का पद है उसी तारीख से मंत्री पद है तो वह क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। उसी तारीख से मंत्री पद अयोग्य हो जाता है। उसी तारीख से मंत्री पद हेतु अयोग्य हो जाता है। अब चाहे वो जिस पार्टी की सरकार हो, उसी पार्टी को ज्वाइन क्यों ना करे, वो क्या करता है, वह निर्दलीय मंत्री बन सकता है, लेकिन पार्टी ज्वाइन दूसरी कर लेता है, या फिर पार्टी ज्वाइन करता है जिसमें सरकार है, तो क्या होता है, वह अयोग्य हो जाता है। और ये भी प्रावधान कौन सा रहेगा, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है ना। तो लिखो, फटाफट लिखो। और फिर नोट लगा के लिख दो, 52वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन, और ये किससे संबंध रखता है, ये दल बदल अधिनियम से और 10वें अनुसूची से संबंधित है। लिख लिया? एक लिखो नोट लगा के। 52वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम 1985 व 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन का संबंध दल बदल संविधान संशोधन कब का, ये अधिनियम 2003। दल बदल व 10वीं अनुसूची से है। बावन संविधान संशोधन अधिनियम 1985 व 91वां संविधान संशोधन 2003 का संबंध किससे है, दल बदल और हम कह सकते हैं 10वीं अनुसूची से इनका संबंध है। फिर अनुच्छेद 164 का भाग 2 की बात करते हैं, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा की। और 164 का भाग 3 कहता है शपथ के बारे में, 4 कहता है योग्यता के बारे में, 5 में क्या मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री उनका वेतन भत्तों की बात की गई है 164 के भाग 5 में। 164 का भाग 2 इसमें बात करते हैं हम उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 का भाग 2 क्या कहता है, इसमें हेडिंग लिखो आप, सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व।
सामूहिक उत्तरदायित्व। इसमें लिखो आप, मंत्रिपरिषद सामान्य रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। और इसके बाद में बात करें अनुच्छेद 164(3), इसके अंदर एक ही बात याद रखनी है, उत्तरदायित्व की बात की गई है और मंत्रिपरिषद किस के प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। और 63 ये कहता है कि शपथ का प्रारूप, शपथ के बारे में बात करते हैं। प्रारूप क्या? शपथ का प्रारूप यानी मुख्यमंत्री का, मंत्री जो है, अन्य मंत्री, इनके शपथ का प्रारूप कहाँ पे देखने को मिलता है? मुख्यमंत्री जो है वो किसके प्रति प्रसाद पर्यंत रहता है? राज्यपाल के प्रति। और मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? पद की लेता है एक तो, और एक गोपनीयता की लेता है। शपथ लेता है, प्रतिज्ञान करता है, और जिसका प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया। देखिए इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 164 का भाग 3। अनुच्छेद 164 का भाग 3, इसमें किसका उल्लेख है? शपथ का। ठीक है। बात, मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष किसकी शपथ लेगा? पद व गोपनीयता की शपथ लेगा। पद व गोपनीयता की शपथ लेगा व प्रतिज्ञान करेगा। शपथ व प्रतिज्ञान करेगा। प्रतिज्ञान करेगा। तो इसका प्रारूप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो राज्यपाल का प्रारूप भी हम लोगों ने लिख पढ़ा था। देखिए इसका जो प्रारूप कहाँ देखने को मिलता है? अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? अनुसूची 3 के। देखो बात करते हैं, जिसका प्रारूप ऐसे लिख दो, जिसका प्रारूप अनुसूची 3 में, जिसका प्रारूप है अनुसूची 3 में है। एक परफॉर्मा होता है कि मुख्यमंत्री को किस प्रकार से शपथ लेनी है। तो ये अनुसूची 3 के अंदर एक परफॉर्मा डाला गया है, जिसके अंदर केवल क्या होता है, जो राज्य, किसी राज्य के जो सीएम होता है वो नाम ऐड करता है और राज्य का नाम ऐड करता है, राज्य का नाम और सीएम का नाम, बस इतना चीज चेंज करता है। बाकी शपथ इसमें अनुसूची 3 में जो सीएम के लिए दी गई है वही सेम जो वर्ड है उसी को ही बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से कोई शपथ बना के लेकर के आगे और वहाँ पे पढ़ दी, शपथ ले ली, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रारूप के अंदर दिया, जो प्रारूप दिया गया है अनुसूची 3 के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रारूप दिया है उसी के अनुसार ही आपको कह सकते हैं विधानसभा के अंदर शपथ लेनी है। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। किसकी शपथ लेगा? पद व गोपनीयता की शपथ लेगा। लेकिन इसमें एक बात हम लोगों ने पढ़ी थी, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप किस में देखने को मिलता है? आर्टिकल 159 के अंदर। 159 जो अनुच्छेद है,
राज्यपाल की शपथ का प्रारूप किसमें है? अनुसूची में न होकर के अनुच्छेद 100 में देखने को मिलता है। तो ये बातें आपको याद रखने के शक कौन हम कह सकते हैं संवैधानिक एक तरह से क्या है, एक पद है, कौन सा? राज्यपाल का। तो इसमें जो अनुसूची में न होकर उसके शपथ का प्रारूप है जो कि आर्टिकल में दिया गया है, किसमें है? 159 में दिया गया है। और मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, कोई विधानसभा का सदस्य जब सीएम पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ लेता है राज्यपाल के समक्ष, तो वो उसकी कौन सी शपथ होती है? कौन से नंबर की शपथ होती है? वो उसकी तीसरी शपथ कहलाती है। कौन सी होती है? तीसरी। यानी इससे पहले वो 2 शपथ ले चुका होता है। अब वो कौन सी होती है भाई, बात करते हैं। यहां तक लिखो, पहले उसके बारे में बात करते हैं। लिख दिया? चलो अब इसके बारे में नोट लगा के लिखना आपको। ये 3 तो लिख लिया आपने, करते हैं इसमें नोट लगा के लिखो। देखिए, जब कोई विधानसभा का सदस्य यानी चुनाव होने से पहले जब उनका आवेदन किया जाता है, किसके समक्ष? निर्वाचन अधिकारी जो होता है, ठीक है। अब जैसे उसमें आईएएस अधिकारी होते हैं, है ना, उसको जो अपना आरएस भी होते हैं, आरएस होते हैं क्या, नियुक्त किया जाता है निर्वाचन अधिकारी। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जब एक विधानसभा के सदस्य के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, एक आवेदन किया जाता है, एक फॉर्म भरा जाता है। तो वो आवेदन किसी निर्वाचन अधिकारी के पास में करवाया जाता है। अब वो अधिकारी आरएस आईएएस हो सकता है। तो हम कहें उस विधानसभा जो क्षेत्र होता है उस एक अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी, वो बनाया जाता है। आईएएस को बना सकते हैं, आरएस को भी बना सकते हैं, एसडीएम वगैरह ना। तो उनको क्या करते हैं कि ये जो विधानसभा सदस्य है, तो क्या करते हैं, एक फॉर्म भर के उनको देते हैं। उसमें एक प्रारूप होता है शपथ का। उसमें वो लिखता है, मैं फलान सिंह जो भी इस विधानसभा के लिए सदस्य हेतु आवेदन करता हूं, और फिर नीचे है जो कि शपथ पे हस्ताक्षर होता है कि ये मैंने शपथ ली है। ये फॉर्म देता है वह निर्वाचन अधिकारी को, जो उसके विधानसभा क्षेत्र के लिए है कि ये अपना जो भी कार्य है ये इसको देगा। ठीक है, समझ गए? इसको जमा कराएगी, इनको देता है। तो इस प्रकार से एक शपथ रूप जो होता है, इस पे उनका जो उम्मीदवार होता है ना, आवेदन के लिए जो उम्मीदवार के रूप में क्या करता है, एक शपथ का प्रारूप इस पे साइन करता है। और अगर ये शपथ का प्रारूप नहीं भरा होता है, इसमें हम कह सकते हैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है और इसका सिग्नेचर नहीं होता है, तो उसी टाइम वो रद्द हो जाता है। उसका फॉर्म, वो उम्मीदवारी के रूप में जो फॉर्म उसने भरा है वो रद्द हो जाता है उसी टाइम। ये शपथ ले ली, यानी इस पे सिग्नेचर कर दिया और यहाँ पे इनको दे दी, सेलेक्ट हो गया यहाँ से। तो ये हो गई इनकी पहली शपथ। तो कौन सी हो गई? एक तो उम्मीदवारी के रूप में, किसके रूप में? उम्मीदवार, सदस्य उम्मीदवार के रूप में। कौन सी होगी? पहली शपथ। अब दूसरी कब लेगा? दूसरी प्रोटेम स्पीकर के समक्ष लेगा, जब विधायक बन जाएगा। जब एक विधानसभा के सदस्य के रूप में क्या हो जाता है, चयनित हो जाता है, विधानसभा निर्वाचित हो जाता है विधानसभा सदस्य के रूप में, कि मैं विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, जो भी है ना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। तो उस टाइम है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल के द्वारा उसी टाइम एक व्यक्ति को नामित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। मानो कि ये व्यक्ति, अब एक व्यक्ति को जिसे कहा जाता है अध्यक्ष के रूप में
अध्यक्ष के रूप में उन सब विधायक जो एमएलए गण होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। इसका प्रश्न देखने को मिला था पीछे सेकंड ग्रेड के अंदर। किसके बारे में था कि अशोक गहलोत के टाइम में था शायद, कि अशोक गहलोत की कौन सी कार्यकाल के बारे में कि उसके समय प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो ये प्रश्न बिल्कुल वैसे हम लोग है जो किसके बारे में आगे बात करेंगे, पूरा हम राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पढ़ेंगे, उनके समय में प्रोटेम स्पीकर रहे हैं उनको पढ़ेंगे, अध्यक्ष को पढ़ेंगे, उपाध्यक्ष को पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यकाल भी पढ़ेंगे। तो पहले शपथ उम्मीदवार के रूप में, दूसरी विधानसभा सदस्य के रूप में। सदस्य के रूप में ये कौन सी होगी? दूसरी। कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। कौन नियुक्त करेगा इसको? राज्यपाल। किसके लिए करेगा? एमएलए को, इन सभी विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। ठीक, हम बात करें इनके बारे में तो प्रोटेम स्पीकर यानी एक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त करता है। इस खुद को, ये कौन होता है? ये भी विधानसभा का सदस्य होता है, इन्हीं में से होता है। इनको एक को शपथ जो राज्यपाल खुद अपने समक्ष दिला देता है, यानी अपने सामने खड़े करके हम कह सकते हैं वहां पे कौन मौजूद होता है? राज्यपाल मौजूद होता है। और उनको एक को तो शपथ है जो कि प्रोटेम स्पीकर जिसको बनाया जाता है राज्यपाल खुद दिलवा देता है, बाकी को शपथ दिलाएगा, बाकी जो विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए उनको शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर। तो ये पहला जो शपथ है उनकी उम्मीदवारी के रूप में होगी, दूसरी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ उन्होंने ले ली, और तीसरी हो जाएगी मंत्री या मुख्यमंत्री की। मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये यहां तक है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो कौन सी शपथ मुख्यमंत्री के रूप में, एक विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा सदस्य मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी शपथ लेता है? तो वो होती है तीसरी शपथ। कौन सी हो जाती है? कितने नंबर की शपथ लेता है? तीसरे नंबर की। तो ये लगा के लिख दो आप, इसमें लिखो मुख्यमंत्री या मंत्री सामान्यतः इस पद के लिए तीसरी शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्री या अन्य मंत्री इस पद के लिए सामान्यतः इस पद के लिए तीसरी शपथ ग्रहण करते हैं। ऐसे लिखो, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री सामान्यतः इस पद के लिए तीसरी शपथ ग्रहण करते हैं। अंडरलाइन कर दो इसको, तीसरी शपथ ग्रहण करते हैं। समझ में आ गए ना आपको? तीसरी शपथ, तीन शपथ कौन कौन सी हो जाती है, मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी तीसरी शपथ ये कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे 164 का क्लोज 4। 164 का क्लोज 4 किसकी बात करता है? योग्यता की। क्या सीएम के लिए क्या योग्यता रखी गई है? मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए क्या योग्यता रखी गई है? तो बाकी हम पढ़ेंगे कल के सेशन में, यानी कल की क्लास में हम बात करेंगे। बाकी आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।